नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इंडियन ज्योग्राफी में हमारा जो दूसरा चैप्टर था वो पूरा कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर कौन सा था? भारत के भौतिक प्रदेश। इसको हम पूरा कर चुके हैं पिछली ही क्लास में। उम्मीद करता हूं कि वो क्लास आप सभी लोगों ने देख ली होगी। यदि उसमें कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर दोबारा चर्चा कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे हमारे तीसरे टॉपिक की। तीसरा टॉपिक कौन सा है उसको लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अब तक दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला टॉपिक हमने देखा था भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। एक तो आप मुझे बताएं कि भारत के सामान्य परिचय वाले टॉपिक में यदि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे अभी भी दोबारा पूछ सकते हैं, हम उस पर दोबारा चर्चा कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। आप अफवाह तंत्र पूरा हो जाए, नदियां हम पढ़ लें, उसके बाद भी पूछेंगे तब भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको पूछना तो पड़ेगा। बिना पूछे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थी हमारी, भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में। यदि सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है ना तो यही है। ये आपने क्लासेज के द्वारा भी देख ली होंगी। इसकी लगभग 27 क्लास हमने बनाई हैं और अगर अपन घंटे निकालें तो मोटे मोटे भी नहीं मानो तो 21 से 22 घंटे की क्लास है भारत के भौतिक प्रदेश की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन ज्योग्राफी का। ये चैप्टर सभी को पढ़ना पड़ेगा। भले ही यहाँ से आप कहो कि सर क्वेश्चन उतने नहीं आते जितनी कि इसमें डेप्थ है, लेकिन फिर भी डीपली इसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाली सारी चीज़ें तभी समझ आएंगी जब भारत का भौतिक प्रदेश आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी नदियों में आपको पढ़ाऊंगा हिमालयी नदी तंत्र, तो आप वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं बोलूँगा गंगोत्री, फिर मैं बोलूँगा यमुनोत्री, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन किस जगह मिलेगी, हमें कौन से हिमालय वाले भाग में मिलेगी। यदि भौतिक प्रदेश हमने पढ़ा हुआ होगा ना तो हमें पता रहेगा कि हम मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं, या हम वृद्ध हिमालय की बात कर रहे हैं, या हम उससे भी ऊपर वाले हिमालय जो हमारा ट्रांस हिमालय था उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्लासें आप ज़रूर देखें। अब हम शुरू करेंगे आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आ जाइए आप और हेडिंग डालिए अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र और प्रमुख नदियां। और प्रमुख नदियां। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र किसके कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं, उसके बाद देखेंगे जल विभाजन किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ मुख्य अपवाह प्रतिरूप देखेंगे, जैसे वृक्षीय अपवाह प्रतिरूप, अरीय अपवाह प्रतिरूप और जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, और इसके बाद अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। ये चार कुछ प्रमुख अपवाह प्रतिरूप हैं, वो देखेंगे। फिर पूर्ववर्ती नदियां देखेंगे, अनुवर्ती नदियां देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत की जो नदियां हैं उनको किस हिसाब से विभाजित करते हैं, भारतीय अपवाह तंत्र का विभाजन हम देखेंगे। फिर उसके बाद शुरू होंगी प्रमुख नदियाँ। तो लगभग आज की क्लास में हम इसके पहले की जो रूपरेखा है ना वो पूरी पढ़ लेंगे, और कल की क्लास से हम प्रमुख नदियाँ शुरू कर देंगे। जैसे हिमालय नदी तंत्र कल हम शुरू कर देंगे, और उसमें हमारी पहली नदी रहेगी सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र, जिसमें सिंधु नदी प्लस पंचनदी को हम पढ़ेंगे अच्छे से डीपली चलते हुए। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इस हिसाब से हम पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, फिर हम उसमें देखेंगे अपवाह, फिर अपवाह तंत्र। फिर अपवाह तंत्र किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, कि किसी भी स्थान विशेष का अपवाह तंत्र वहाँ की कौन कौन सी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, ये चीज़ें हम देखेंगे। फिर देखेंगे हम जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं, फिर देखेंगे कि जल विभाजन क्या है, फिर ये देखेंगे कि भारत का जल विभाजन कौन सा है, महान जल विभाजन बोला जाता है ना भारत का, वो रेखा कौन सी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें बिंदु से बिंदु चलते हुए हम पूरी करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना। किसी भी वीडियो का असली मजा तभी हमें आ पाता है जब हम वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी आप वीडियो देखें ना कंप्लीट देखा करें। कंप्लीट देखने से दो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। एक तो होता है कि आप सामने वालों को अच्छे से सुन पाते हैं और आपका उसके साथ इंटरेस्ट बन जाता है।
वो जो पढ़ा रहा है, वो जो समझाना चाह रहा है, आपका माइंड उसी हिसाब से सोचने लग जाता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। अब बिना टाइम खराब किए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम समझेंगे कि अपवाह किसे कहते हैं। जैसे कि शब्द से समझ में आ रहा है, अपवाह को हम बहाव भी कह सकते हैं। ठीक है, अपवाह का मतलब क्या होता है, होगा किसका अपवाह। यदि हम नदियां पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, जल का प्रवाह होगा। क्या होगा? जल का प्रवाह। जल के प्रवाह को बोला जाता है अपवाह। जल के प्रवाह को बोला जाएगा अपवाह। कैसे होगा? कुछ नदियां होंगी जो जल बहा कर लेकर जाएंगी, उन नदियों को यहां हम लिखेंगे वाहिका। क्या? वाहिका। जल का प्रवाह होगा, किसके द्वारा होगा? तो कुछ वाहिकाएं होंगी, वाहिकाओं द्वारा जल का प्रवाह होगा, और ये वाहिकाएं निश्चित होंगी। ऐसा नहीं है कि बिना अनिश्चित वाहिकाएं होंगी। अनिश्चित तो हो ही नहीं सकती ना। कोई पर्टिकुलर कोई वाहिका होगी, पर्टिकुलर कोई नदी होगी जो जल को बहा कर लाएगी। उस जल का जो प्रवाह होता है उसे ही बोला जाता है अपवाह। ठीक है, डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए एक बार। जैसे ये कोई नदी है, ठीक है, ये नदी, और इस नदी में ये मान लीजिए जल बहकर आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार ये कोई नदी है जिसको हम वाहिका बोल सकते हैं। ये भी कोई नदी है और इसके साथ भी ये जल बहकर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो जल बहकर आ रहा है ना, इन जल को बोलते हैं, इस जल के प्रवाह को बोला जाता है, जल प्रवाह को बोलेंगे हम अपवाह। अपवाह। समझ गए? चीज समझ लो, एक बार ही समझनी पड़ेगी कि अपवाह अगर बार बार कहीं आपको शब्द मिले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपवाह होता क्या है। ठीक है, अपवाह होता है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ठीक है, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब आप ये थ्योरी ऐसे कैसे, जैसे मैं बता रहा हूं, लिख लीजिए। क्या लिखना है हमें? अपवाह डालेंगे और अपवाह में आगे लिखेंगे निश्चित 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 वाहिकाओं, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को, हो रहे जल के, हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ये तो हमने समझ लिया अपवाह किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे कि अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, अपवाह तंत्र में ज़्यादा चीज़ें हमें समझ नहीं आएंगी, मतलब ज़्यादा चीज़ें समझने में हमें जोर नहीं पड़ेगा। समझ नहीं आएंगी मतलब समझ तो हम इजीली जाएंगे, लेकिन उसमें समझने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है। हमने क्या बताया कि अपवाह किसे कहेंगे? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। तो मान लीजिए मैं कुछ वाहिकाएं बना देता हूँ। ये मैंने एक वाहिका बना दी, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने ये दूसरी वाहिका बना दी, फिर ये मैंने तीसरी बना दी, ये मैंने चौथी बना दी और ये मैंने पांचवी बना दी। हम इनमें से जल को बहा देते हैं। ये जल का प्रवाह हो रहा है और ये निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं हम अपवाह। और ये जो वाहिकाएं हैं ना, इनका जो ये जाल बन रहा है, इस कंप्लीट जाल को बोला जाता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। दो चीजें समझाई मैंने अभी तक आपको। मैंने समझाया कि अपवाह किसे कहते हैं? निश्चित नदियों के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कह देंगे। और उन नदियों, जितनी भी नदियां आकर जल लेकर आती हैं, उनका जो एक जाल बनता है, उस जाल को बोलते हैं अपवाह तंत्र। कैसे? इससे समझिए। जैसे इस पर यही, जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है। गंगा नदी है, ये अपने द्वारा अपने साथ जल लेकर जा रही है ना। ये मान के चलिए गंगा नदी है और ये गंगा नदी अपना जल लेकर जा रही है, तो जल्ला गंगा नदी का अपवाह हो गया, ठीक है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे इधर आएंगी तो रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा,
गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, इधर से आएंगी यमुना, सोन, टॉन्स, पुनपुन, और यमुना के बाद में यहां आएगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये नदियां यहां पर ऐसे। तो ये जो जाल बन रहा है ना, ये पूरा जाल कहलाता है गंगा नदी का अपवाह तंत्र या गंगा नदी तंत्र। तो इस जाल को बोलते हैं अपवाह तंत्र, ये हमें याद रखना है। समझ गए? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को बोला जाता है अपवाह, और वाहिकाओं के जाल को या नदियों के जाल को बोला जाता है अपवाह तंत्र। दो चीजें मैंने आपको अभी तक समझाई हैं। एक तो मैंने समझाया आपको अपवाह किसे कहेंगे, और दूसरा मैंने आपको समझाया कि अपवाह तंत्र किसको कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब यहां आ जाइए। ठीक है, अब लिखेंगे आगे, इन वाहिकाओं के जाल को, इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। दो चीजें हमने समझी। क्या क्या देखा? हमने देखा कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो जल का प्रवाह होता है उसे बोलते हैं अपवाह, और उन वाहिकाओं के द्वारा निश्चित वाहिका, जैसे 1 2 3 4 5 वाहिकाएं, इन पांचों वाहिकाओं को सम्मिलित रूप से जो जाल बनेगा उस जाल को बोलते हैं अपवाह तंत्र। समझ गए? ऐसे भी जान लो कि एक निश्चित नदियों के द्वारा हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहेंगे, और जब 4-5 नदियों का एक जाल बन जाएगा तो उस जाल को हम बोल देंगे अपवाह तंत्र। अब आएगा अगला बिंदु। अगला बिंदु क्या है कि किसी भी स्थान विशेष का अपवाह तंत्र किन किन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, यह हमें देखना है। केवल सीधा लिख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन बने, लेकिन फिर भी जब हमने इतना समझा है तो ये लाइन भी इसमें ऐड कर लें आप। ठीक है, ऐड करने में क्या लिखना है? किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र, किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र, किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां का, वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि, भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानें, उच्चावच तथा बहते जल की मात्रा, तथा बहते जल की मात्रा आदि का परिणाम होता है, आदि का परिणाम होता है। ये जो मैंने आज आपको पढ़ा है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जैसे आरएस मेंस, बीपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस, वहां पर ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई किसी भी क्षेत्र विशेष का अपवाह तंत्र किन कारकों पर निर्भर करता है, या किन कारकों के कारण होता है, किन कारकों का नतीजा होता है। तो वहाँ ये पूरी पूरी थ्योरी हमें लिखनी पड़ेगी। वहाँ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि अपवाह क्या होता है, फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि अपवाह तंत्र क्या होता है, और फिर ये भी बताना पड़ेगा कि अपवाह तंत्र निर्भर किन किन चीज़ों पर करता है, या किस किस का परिणाम होता है, या किस किन चीज़ों का नतीजा होता है अपवाह तंत्र। ये था हमारा पहला बिंदु कि अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह क्या होता है, और कौन कौन से बिंदुओं पर वो निर्भर करता है। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है? हमारा दूसरा बिंदु है, दूसरे बिंदु पर आ जाइए आप लोग, और दूसरे बिंदु को हम देखेंगे जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। क्या देखेंगे? जल ग्रहण क्षेत्र। अब आगे चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगे। जैसे अपवाह तंत्र आपने देख लिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें आगे क्या पढ़ना है। अब हम कैचमेंट एरिया पढ़ेंगे। कैचमेंट एरिया को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आप लिखिए, हेडिंग लिखिए, जल ग्रहण क्षेत्र।
जल ग्रहण क्षेत्र। मान लीजिए कि ये एक नदी है। कौन सी नदी लें? अपन मान लेते हैं कि गंगा नदी है। गंगा नदी यहाँ से बहते हुए यहाँ तक जा रही है, ठीक है। इसके बीच में कुछ स्टेट आएंगे, जैसे यूपी आएगा, ठीक है। यूपी के बाद में बिहार आएगा और बिहार के बाद में बंगाल आएगा। ये तीन ही आप याद रख लीजिए। हमें समझना है कोई नदी है, गंगा को भी छोड़िए, कि कोई एक विशिष्ट नदी है जो इन तीन राज्यों से बह रही है, यूपी, बिहार और बंगाल से। तो ये जो नदी है ना, ये किसी क्षेत्र विशेष से बहकर आएगी, ठीक है। ये नदी जैसे यहाँ पहाड़ों से निकली, फिर ये यूपी में एंटर हुई, फिर बिहार में एंटर हुई, फिर बंगाल में एंटर हुई और लास्ट में समुद्र में अपने जल को विसर्जित कर दिया। तो ये जो नदी यहाँ से लेकर यहाँ तक बह रही है, तो ये किसी क्षेत्र विशेष से बहकर आ रही है, किसी विशेष क्षेत्र से ये अपना जल बहा कर लाती है, ठीक है। समुद्र यहाँ मान लीजिए कि पहाड़ है, इस पहाड़ से कोई नदी निकली है, वो नदी यहाँ से मैदानों में प्रवेश कर गई या इस क्षेत्र में आई, इस क्षेत्र से वो अपना जल बहा कर लेकर आती है और यहाँ से बहते हुए वो यहाँ समुद्र में अपने जल का विसर्जन कर देती है। तो जिस क्षेत्र विशेष से ये जल बहाकर लेकर आ रही है, वो क्षेत्र इसके लिए कहलाता है कैचमेंट एरिया, या इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। क्या समझ आया बिंदु? कोई नदी किसी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। क्या? कोई नदी अपना जल एक विशिष्ट क्षेत्र से बहाकर लेकर आती है, उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। समझ गए? इतना ही। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। लिखने वाले पेपर जहाँ होंगे, जहाँ सब्जेक्टिव पेपर्स की बात आएगी, जैसे बीपीएससी मेंस हुआ, आरएस मेंस हुआ, यूपीपीसीएस मेंस हुआ, यूपीएससी मेंस हुआ, वहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वहाँ इन चीज़ों को हमें लिखना पड़ता है। कैचमेंट एरिया क्या होता है, वहाँ आपसे 50 शब्द में पूछ सकते हैं। जैसे कि आरएस में अपन ने देखा है कि 50 शब्द में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक मिनट, बैक टू द बिंदु है, बैक टू पॉइंट आ जाए। क्या समझाया मैंने? जल ग्रहण क्षेत्र, एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है। जब वो विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है तो वह क्षेत्र कहलाता है जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। किसका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा? मेरा तो कहलाएगा ना, आपका कहलाएगा। वो उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उस नदी का कैचमेंट एरिया कहलाता है, उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे। ये थ्योरी थी, आपको सीधी सीधी समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बिंदु समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम दोबारा समझ लेंगे। लिखना शुरू कीजिए। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, वह क्षेत्र उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। एक नदी लिखिए, एक नदी, क्या लिखना है? हमें लिखना है एक नदी एक नदी एक मिनट, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, वह क्षेत्र उस नदी का, वह क्षेत्र उस नदी का, वह क्षेत्र उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, या कैचमेंट एरिया कहलाता है, ठीक है। समझ गए? अब अगला बिंदु देखेंगे हम, जल विभाजन या जल संबर।
जल विभाजन नहीं, जल विभाजन रेखा या जल विभाजक, जल संभर, इस चीज को बिंदु को आप समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है और इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। जल विभाजन, जल विभाजक, नहीं, इससे पहले एक बिंदु और समझिए, क्योंकि उसके थ्रू ही हम इसको समझ पाएंगे। वो है अपवाह द्रोणी। चार थ्योरी हम देख चुके हैं। पहला हमने पढ़ा अपवाह, दूसरा हमने पढ़ा अपवाह तंत्र, तीसरा हमने देखा जल ग्रहण क्षेत्र। अब ये चौथी डेफिनेशन है, अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? हमने पढ़ लिया कि मुख्य नदी होती है, उसकी कुछ नदियां होती हैं, वो उनका जो जाल है वो कहला देगा अपवाह तंत्र। अपवाह द्रोणी कहते हैं मुख्य नदी होगी और उसकी कुछ सहायक नदियां होंगी, वो किसी क्षेत्र विशेष से अपना जल बहा कर लाती हैं या उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाता है। क्या मतलब? जैसे कि ये कोई नदी है, ये एक मुख्य नदी हम बना लेते हैं, ये तो कोई मुख्य नदी है, ठीक है, और ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे ये एक नदी आ गई, ये दो आ गई, ये तीन आ गई, ये चार आ गई, ये पांच आ गई, ये छह हो गई, ये सात हो गई, ये नौ हो गई। ये जो नदियां हैं ना, ये किसी क्षेत्र से अपना जल बहा कर ले आती हैं, तो इनके द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है, मुख्य नदी, ये तो हो गई मुख्य नदी, मुख्य नदी, और ये हो गई सहायक नदियां। ठीक है, और मैं इसको बदल देता हूं पेन को, है ना। ये मान लीजिए, ये मैंने पेन से जो डेट डेट बनाई, ये है अपवाहित क्षेत्र, अपवाहित क्षेत्र। तो ये जो अपवाहित क्षेत्र है ना, ये कहलाता है अपवाह द्रोणी। क्या कि एक मुख्य नदी होगी, उसकी कुछ सहायक नदियां होंगी, वो जिस क्षेत्र से निकलेंगी वहां उस क्षेत्र में उनका अपवाह होगा। अपवाह का मतलब यही था, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह, मतलब वो इस क्षेत्र में जल का प्रवाह करेंगी या जल को बहा कर लेकर आएंगी। तो वो जो क्षेत्र होता है ना, जो इन नदियों के द्वारा अपवहित होता है, वो क्षेत्र कहलाता है अपवाह द्रोणी। क्या कहलाएगा? अपवाह द्रोणी कहलाएगा। ये हेडिंग और ये डेफिनेशन आप और लिख दीजिए, ठीक है। एक मिनट, अपवाह द्रोणी को समझिए। क्या है अपवाह द्रोणी? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवहित क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाता है। क्या लिखना शुरू कीजिए। ये मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इस पर दोबारा कर लें। ये आपसे डायरेक्ट कोई पूछने वाला नहीं है ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। ये सब्जेक्टिव पेपर्स में फिर भी आपसे पूछा जा सकता है, जहां आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखकर बताने होंगे कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवहित क्षेत्र, फिर उन क्षेत्रों के नाम भी लिखने पड़ेंगे, जैसे यूपी, बंगाल, बिहार। फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये जो क्षेत्र है ये अपवाह द्रोणी कहलाएगा, इसके लिए गंगा नदी का। ठीक है, गंगा नदी की अपवाह द्रोणी हो जाएगा। अब आगे चलिए। लिखिए, मुख्य नदी, मुख्य नदी, मुख्य नदी और मुख्य नदी और उसकी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों, मुख्य नदी और उसकी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा द्वारा अपवाहित क्षेत्र, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र
मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाता है। अपवाह द्रोणी कहलाता है। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाता है। ठीक है, ये चार बेसिक सी जो डेफिनेशंस थी वो हमने पढ़ ली। शायद ये अब तक जहाँ कहीं भी आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी वहाँ पर इस डिटेल में आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं और अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। बट मेरा ये मानना है कि चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि अभी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन रहे, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दें और ये सीधे सीधे पूछ लें मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र क्या कहलाता है। और आपके पास ऑप्शन हो अपवाह तंत्र, अपवाह द्रोणी, अपवाह जल ग्रहण क्षेत्र, तो आपको समझ नहीं आएगा कि उसका आंसर क्या दें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है भाई, बनेगा तो थ्योरी में से ही ना, थ्योरी में से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो हो सकता है वो अपवाह द्रोणी से बना दे, जल ग्रहण क्षेत्र से बना दे, कैचमेंट एरिया से। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वो क्षेत्र कहलाएगा क्या। तो ये चार डेफिनेशन थी, बेसिक सी डेफिनेशन थी जो हमने देख ली। अब हम पढ़ेंगे जल विभाजक, जल संभर या जल विभाजन रेखा। ठीक है, हर डेफिनेशन कहीं ना कहीं काम आएगी। अब हेडिंग डाल लीजिए आप, जल विभाजक, जल विभाजक, जल संभर या जल संभर, या तीसरा अगर हम बात करें तो जल विभाजन रेखा। बात सुनिए, समझना क्या है आपको। मान लीजिए कि ये कोई एक अपवाह द्रोणी है, ठीक है, ये कोई दूसरी अपवाह द्रोणी है, दोनों को अलग अलग पेन से बना दो, सॉरी, मान लीजिए ये कोई एक अपवाह द्रोणी है, ठीक है, और ये कोई दूसरी अपवाह द्रोणी है। इन दोनों अपवाह द्रोणी को अलग कर रही है ये कोई क्षेत्र है या ये कोई सीमा है। समझने की कोशिश कीजिए, एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा जल विभाजक या जल संभर कहलाती है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा, अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा कहलाती है जल विभाजक या जल संभर। समझ गए? दोबारा समझ गया। जल विभाजक या जल संभर हम किसे कहेंगे? दो अपवाह द्रोणियां हैं, उन दोनों अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से कोई अलग कर रहा है। तो जो अलग करने वाला बिंदु है या सीमा है, जैसे कि मान लीजिए कि ये नदी है नर्मदा और ये नदी है तापी, या इसे हम बोलते हैं ताप्ती, और ये बीच में है विंध्याचल। तो ये इन दोनों को अलग कर रही है, दोनों अपवाह द्रोणियों को अलग कर रही है। ये पर्वत है सतपुड़ा। तो ये जो द्रोणी है ना, ये जो सीमा है, सतपुड़ा जो पर्वत है, ये कहलाएगा जल विभाजक। कैसे? कि ऐसी कोई सीमा जो दो अपवाह द्रोणियों को अलग करती है वो कहलाती है जल विभाजक। ठीक है, जल विभाजक, जल संभर या जल विभाजन स्थान या रेखा। अब हम लिखना शुरू करते हैं। इसकी थ्योरी में इतना ही था। समझने वाली बात आएगी भारत का महान जल विभाजक, जो कि हम समझेंगे अभी। जल विभाजक की डेफिनेशन यदि किसी को समझ नहीं आई है तो वो मुझसे पूछ सकता है, दोबारा हम उस पर पुनः डिस्कस कर लेंगे। और फिर भी कोई बात अगर आपको समझ नहीं आती है ना कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं, हम उस पर एक बार और चर्चा करेंगे। फिर भी समझ नहीं आएगा तो फिर तीसरी बार चर्चा करेंगे, लेकिन पूछना तो आपको ही पड़ेगा। जब आप पूछेंगे तभी चीज़ें समझ आने लगेंगी। लिखना शुरू कीजिए। एक अपवाह द्रोणी को, एक अपवाह द्रोणी को, एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से, एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से, एक अपवाह द्रोणी को
दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा, दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा, दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा। एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा जल विभाजक, जल विभाजक या जल संभर कहलाती है, जल संभर कहलाती है। अब मैं एक मैप ले रहा हूं जिस पर हम देखेंगे कि भारत का महान जल विभाजक कौन सा है। ठीक है, एक हम इंडिया का मैप ले लेते हैं, ये आ जाइए यहाँ पर, और यहाँ आप हेडिंग डालिए भारत का महान जल विभाजक। थ्योरी में भी लिखूंगा लेकिन पहले हम मैप पर समझेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए भारत का महान जल विभाजक, भारत का महान जल विभाजक। ठीक है, अब आ जाइए आप, एक एक बिंदु को हम समझते हुए चलेंगे, इजीली समझेंगे, चीज़ें समझ में भी आएंगी और आप समझ भी पाएंगे ना। भारत का जो महान जल विभाजक है उसे हम कौन से पेन से बनाएं, एक बार हम पेन डिसाइड कर लेते हैं। भारत का जो महान जल विभाजक है ना, जो भारत की एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करेगा, वो कौन सा है उसको समझिए। भारत का जो महान जल विभाजक है वो यहाँ से शुरू होता है, तिब्बत है, और तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर झील, वहाँ से ये शुरू होता है। तो भारत का महान जल विभाजक ऐसे है, तिब्बत में मानसरोवर, फिर आएगा कामेट पर्वत, कामेट पर्वत के बाद हरियाणा में है अंबाला। ठीक है, अंबाला से गुजरते हुए हम राजस्थान में आएंगे और राजस्थान में हमें एक पर्वतमाला मिलती है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, भारत का जो महान जल विभाजक है, अब एक एक बिंदु को समझते हुए चले। ये पहला बिंदु है ना, और ये है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील। ठीक है, ये दूसरा बिंदु है, यहां मैंने दूसरा लिख दिया, ये है कामेट पर्वत। ये तीसरा, तीसरे के लिए हम पेन बदलते हैं एक बार, ये मान लीजिए ये हरियाणा में हमने तीसरा लिख दिया, और ये है अंबाला। अंबाला, ठीक है, अंबाला के बाद हम राजस्थान में आएंगे, तो राजस्थान में हमें चौथा बिंदु मिलेगा, ये पूरा अरावली। क्या है ये? अरावली। अरावली, ठीक है, अरावली के बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये यहां से घूमेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये है विंध्याचल। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। देखते हुए चलिए, एक एक बिंदु को समझने की कोशिश कीजिए कि भारत का महान जल विभाजक कहां से जा रहा है। विंध्याचल। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यहां से हमें एक दूसरा पर्वत मिलता है, और यह पर्वत है सतपुड़ा। कौन सा? सतपुड़ा। यहां लिख देता हूं मैं, सतपुड़ा। समझ में आ रहा है? मानसरोवर झील से शुरू हुआ, फिर कामेट पर्वत, कामेट पर्वत के बाद अंबाला, अंबाला के बाद अरावली, अरावली के बाद विंध्याचल, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद ये इस तरह से जो हमारी घूमेगी, यहाँ पर जो एक पर्वत श्रृंखला है हमारी, वेस्टर्न घाट जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, वहाँ से नीचे तक फैला हुआ है ये कन्याकुमारी तक वेस्टर्न घाट। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। ये लो, ये है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और ये बिंदु है कन्याकुमारी।
ये है भारत का महान जल विभाजक। कहाँ से शुरू हो रहा है? तिब्बत में मानसरोवर झील से शुरू होता है, फिर कामेट पर्वत, अंबाला, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और कन्याकुमारी। ये चीज़ें हमें याद रखनी है, चीज़ें समझते हुए हम आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पूछा जाए कि भारत का महान जल विभाजक किस किस को अलग करता है, तो ये अलग करता है अरब सागर नदी तंत्र को, सॉरी, अरब सागर नदी तंत्र को बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से, नदी तंत्र से, ठीक है। अरब सागर, ये बिंदु मैं बना देता हूं दोबारा, ये वाला, ये मैंने शॉर्ट में इधर बना दिया। ये है भारत का महान जल विभाजक, महान जल विभाजक। क्या है? महान जल विभाजक, ठीक है। महान जल विभाजक अलग करता है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को अरब सागर नदी तंत्र से। ये पूरी की पूरी चीज थी भारत के महान जल विभाजक में। कोई बिंदु यदि अब भी यहां समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे अभी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि बार बार आपसे पूछ सकता है वो कि निम्न में से कौन सा भारत के महान जल विभाजक में शामिल नहीं है, और आपके पास ऑप्शन हो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पूर्वी घाट, और आप कंफ्यूज हो जाए। पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी घाट भारत के महान जल विभाजक में शामिल है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम आगे चलें, इसको एक एक करके हम लिखते हैं। भारत का महान जल विभाजक, आप हेडिंग डालिए, भारत का महान जल विभाजक। भारत का महान जल विभाजक, भारत का महान जल विभाजक। लिखना प्रारंभ करें। चीजें क्लियरली समझते हुए चलें, एक एक बिंदु को दूसरे बिंदु से रिलेटेड करते हुए चलेंगे तो हमें समझ आएगा कि हाँ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लिखिए, भारत का महान जल विभाजक, भारत का महान जल विभाजक, भारत का महान जल विभाजक, भारत का महान जल विभाजक तिब्बत में, भारत का महान जल विभाजक तिब्बत में मानसरोवर झील से, तिब्बत में मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से प्रारंभ होकर भारत का महान जल विभाजक तिब्बत में मानसरोवर झील से प्रारंभ होकर कामेट पर्वत, कामेट पर्वत, अंबाला, कामेट पर्वत, अंबाला, कामेट पर्वत, अंबाला, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, कामेट पर्वत, अंबाला, विंध्याचल, सतपुड़ा व पश्चिमी घाट, व पश्चिमी घाट से होते हुए, व पश्चिमी घाट से होते हुए, घाट से होते हुए कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक, कुमारी तक विस्तृत है, विस्तृत है। भारत का महान जल विभाजक तिब्बत में मानसरोवर झील से प्रारंभ होकर कामेट पर्वत, अंबाला, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा
वह पश्चिमी घाट से होते हुए कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि भारत का महान जल विभाजक बंगाल की खाड़ी व अरब सागर अफवाह तंत्र को अलग करता है। लिखें, भारत का महान जल विभाजक अरब सागर अफवाह तंत्र को बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से अलग करता है। महान जल विभाजक अरब सागर अफवाह तंत्र को बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से अलग करता है। ये था अब तक हमने जो पढ़ा है वो बिंदु। कौन कौन से बिंदु पढ़े? हमने पढ़ा अफवाह किसे कहते हैं, एक बार रिवीजन कर लें। रिवीजन करें तो हमने सबसे पहले पढ़ा अफवाह किसे कहते हैं। अफवाह का अर्थ था कोई निश्चित वाहिकाएं होंगी और उनके द्वारा जल का प्रवाह होगा और ये जल का प्रवाह कहलाएगा अफवाह। ये पहला था। ये जो निश्चित वाहिकाओं का जाल था, ये जाल कहलाता था अफवाह तंत्र। निश्चित वाहिकाएं थी, उनके द्वारा जल का बहाव हो रहा था या जल का प्रवाह हो रहा था, वो कहला रहा था अफवाह। और ये निश्चित वाहिकाओं का जो जाल था, ये कहलाता था अफवाह तंत्र। ये हमारा था पहला बिंदु। इसके बाद हमने पढ़ा कैचमेंट एरिया। क्या पढ़ा? कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया की बात करें तो जल ग्रहण क्षेत्र में हमने क्या देखा? क्या था बिंदु? जल ग्रहण क्षेत्र। एक नदी थी, ये नदी जल का प्रवाह कर रही थी या जल का अपवाह कर रही थी, और ये जल का अपवाह एक विशिष्ट क्षेत्र से कर रही थी, एक क्षेत्र से बहाकर इस जल को लेकर आ रही थी। तो ये क्षेत्र कहलाता था जल ग्रहण क्षेत्र। किसका? उस नदी का। ये जो नदी है, इसके द्वारा जल का प्रवाह हो रहा था, वो एक विशिष्ट क्षेत्र से बहाकर उस जल को लेकर आ रही थी, और वो क्षेत्र कहलाता है उस नदी का कैचमेंट एरिया। ये था हमारा तीसरा बिंदु आज का। हमारा चौथा बिंदु क्या था? अब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। सारी चीजें मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, एक एक बिंदु आप समझते हुए चलें। इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। पेपर का जो ट्रेंड बदल रहा है, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये आपसे नहीं पूछा जा सकता। कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। हमको हर जगह के लिए तैयार रहना है। अब आएगा अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी, इसका मतलब क्या था? इसका अर्थ था कि एक मुख्य नदी होगी, उसकी कुछ सहायक नदियां होंगी। ये किसी क्षेत्र में बहेंगी, क्षेत्र से जल का अपवाह करेंगी, क्षेत्र से जल अपवाह। वो क्षेत्र कहलाएगा अपवहित क्षेत्र। अपवाहित क्षेत्र वो क्षेत्र कहलाएगा, और वो क्षेत्र कहलाएगा अपवाह द्रोणी। जो अपवाहित क्षेत्र है वो क्षेत्र कहला देगा अपवाह द्रोणी। ये था हमारा आज का चौथा बिंदु। इसके बाद आता है पांचवा बिंदु। चीजें समझ में आ रही है ना? मैं सब कुछ जो हमने पढ़ा है आज, उसका माइंड में रिकॉल करवा रहा हूं आपको एक तरीके से, और आपको ये चीजें समझते हुए चलनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कल या परसों से, मतलब कल या परसों का मतलब आगे आने वाली 1 या 2 क्लासों के बाद भारत का इतिहास भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे। अब देखिए जल विभाजक। इसको ऐसे समझेंगे, ये एक अपवाह द्रोणी है, ये दूसरी अपवाह द्रोणी है, और इन दोनों के बीच में जो ये सीमा बनेगी, ये सीमा कहलाएगी जल विभाजक। दो अपवाह द्रोणियों को अलग करने वाली सीमा अब जल विभाजक कहलाती है। ये आप बात हमें याद रखनी है। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है वो ये ही पढ़े हैं।
ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपकी समझ में भी आई होंगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा भारत का महान जल विभाजक, जो मैंने आपको मैप पर समझाया। मैप पर समझाने के बाद थ्योरी लिखवाई। ठीक है, भारत का महान जल विभाजक अरब सागर अपवातंत्र को बंगाल की खाड़ी अपवातंत्र से अलग करता है, ये हमने देखा। आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली क्लास में आगे की नदियों के साथ, और कुछ बिंदु जो इसमें बच गए, जैसे अपवाह प्रतिरूप, भारत के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, उसके बाद नदियाँ शुरू कर देंगे और फिर कंटिन्यूसली नदियाँ लेकर चलेंगे। जैसे सिंधु हो गई, फिर पंचनद हो गई, उसके बाद हम देखेंगे गंगा, फिर गंगा की सहायक नदियाँ, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, पेरियार, जुआरी, बहुत सी नदियाँ हम पढ़ने वाले हैं। सारी चीज़ें आराम से समझते हुए चलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।